ओजी एग्रीकल्चर चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। नमस्कार। आज हम एग्रोनॉमी के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूँगा हाई लेवल सवालों का एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं। बिल्कुल, ये आपकी परीक्षा की तैयारी को परखने का एक शानदार तरीका होगा। हाँ, तो नियम बहुत सीधे हैं। मैं हर सवाल और उसके विकल्प पढ़ूंगा। सवाल के बाद हम लगभग 3 सेकंड का एक छोटा सा पॉज लेंगे उस समय में लिसनर्स ऑडियो को पॉज करके अपने जवाब के बारे में सोच सकते हैं। और फिर हम सही जवाब और उसकी पूरी व्याख्या मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, जी, कौन सी विशिष्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी अनाज में रिक्लेमेशन डिसीज नामक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए जिम्मेदार है और ये साइट्रस में शूट्स के डायबैक से भी जुड़ी है? और आपके विकल्प है ए जिंक, बी कॉपर, सी मैंगनीज या डी बोरॉन। ठीक है, तो सोचिए। इसका सही जवाब है बी कॉपर। कॉपर। अच्छा, ये रिक्लेमेशन डिसीज नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ऐसा क्यों कहते हैं इसे? हाँ, ये नाम इसलिए है क्योंकि ये बीमारी खासकर नए रिक्लेम किए गए पीट सॉइल्स या ऑर्गेनिक सॉइल्स में होती है। अच्छा। कॉपर जो है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जैसे एंजाइम का एक जरूरी हिस्सा है और रेस्पिरेशन में एक कैटलिस्ट का काम करता है। और स्टूडेंट्स अक्सर कहाँ गलती करते हैं इसमें? सबसे बड़ा ट्रैप है रिक्लेमेशन डिजीज और धान के खैरा रोग में कंफ्यूज होना। हाँ, खैरा डिजीज तो जिंक की कमी से होता है। बिल्कुल, तो याद रखना है रिक्लेमेशन मिट्टी के प्रकार को बताता है और ये कॉपर से जुड़ा है। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। ये फर्टिलाइजर से जुड़ा है। फर्टिलाइजर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अनुसार यूरिया में बायोरेट कंटेंट की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या है ताकि फसलों पर टॉक्सिसिटी से बचाया जा सके? और ये खासकर तब जब इसे फोलियर स्प्रे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए 0.5%, बी 1.0%, सी 1.5% या डी 2.0%। चलिए, इसका सही जवाब है सी 1.5%। 1.5%। तो ये बायोरेट है क्या असल में? ये यूरिया बनाने के दौरान बनने वाली एक इम्प्यूरिटी है, मतलब एक अशुद्धता, और ये पौधों के लिए जहरीला होता है। अच्छा, तो इससे पत्तियां जल सकती हैं? लीफ स्कॉर्च हो जाता है और ग्रोथ रुक जाती है। तो सामान्य मिट्टी में उपयोग के लिए जो अधिकतम सीमा है वो 1.5% है। लेकिन मैंने कहीं 0.5% भी पढ़ा है। हाँ, वो भी सही है, लेकिन वो बहुत संवेदनशील फसलों जैसे साइट्रस के लिए है जब फोलियर स्प्रे करते हैं। पर जो स्टैंडर्ड जवाब है वो 1.5% ही है। समझ गया, तो स्टैंडर्ड इज 1.5%। ठीक है, अगला सवाल सॉइल मैनेजमेंट पर है। जी, एक किसान सलाइन सॉइल यानी खारी मिट्टी वाले खेत का प्रबंधन कर रहा है, तो फसल को बचाने और रूट जोन में नमक की कंसंट्रेशन को मैनेज करने के लिए सिंचाई का कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा? विकल्प है ए स्प्रिंकलर इरिगेशन, बी ड्रिप इरिगेशन, सी फ्लडिंग मेथड या डी सबसरफेस इरिगेशन। ये थोड़ा ट्रिकी है। सही जवाब है सी फ्लडिंग मेथड। फ्लडिंग? लेकिन इसमें तो पानी बहुत वेस्ट होता है। आजकल तो सब ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं। बिल्कुल, और यही इस सवाल का ट्रैप है। देखिए, ड्रिप इरिगेशन पानी बचाने के लिए बेस्ट है, नो डाउट। हाँ, लेकिन यहाँ हमारी समस्या पानी की कमी नहीं बल्कि मिट्टी में जमा हुआ नमक है। अच्छा। फ्लडिंग में हम खेत में ज्यादा पानी भरते हैं जो इन लवणों को घोलकर जड़ों से बहुत नीचे ले जाता है। इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं ना? बिल्कुल, ये मिट्टी को धोने जैसा है। इसलिए सेलाइन सॉइल रिक्लेमेशन के लिए फ्लडिंग ही सबसे सही तरीका है। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सवाल नंबर 4। पूछिए। कौन सा आवश्यक पादप पोषक तत्व मतलब एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट अपनी इस यूनिक क्षमता के लिए जाना जाता है कि पौधे उसे एनायोनिक और कैटायोनिक दोनों रूपों में अब्सॉर्ब कर सकते हैं? मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों में? हाँ। ऑप्शंस हैं ए फॉस्फोरस, बी नाइट्रोजन, सी पोटेशियम, डी सल्फर। इसका जवाब है बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन? हाँ, ये तो काफी सीधा सवाल था। हाँ, नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा मेजर न्यूट्रिएंट है जिसे पौधे एनायन यानी नाइट्रेट NO3- के रूप में और कैटायन यानी अमोनियम NH4+ के रूप में भी लेते हैं। बिल्कुल, ज्यादातर पौधे नाइट्रेट पसंद करते हैं लेकिन धान जैसी फसलें अमोनियम फॉर्म ज्यादा पसंद करती हैं। ठीक है, अब आते हैं प्लांट हार्मोन्स पर। ये मेरा पसंदीदा टॉपिक है। मैं कुछ कथन पढ़ रहा हूँ, आपको हार्मोन पहचानना है। पहला, इसे स्ट्रेस हार्मोन या डोरमेंसी प्रेरित करने वाला हार्मोन कहते हैं। दूसरा, ये स्टोमेटा बंध को नियंत्रित करके
सूखे की सहनशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और तीसरा, पौधों में स्ट्रेस हार्डनिंग के लिए इसका उपयोग होता है। तो ये हार्मोन कौन सा है? ए जिब्रेलिक एसिड, बी साइटोकाइनिन, सी एब्सिसिक एसिड या डी इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। स्ट्रेस हार्मोन एक बड़ा क्लू है। बिल्कुल सही जवाब है सी एब्सिसिक एसिड यानी ABC। ABA। तो ये पौधे का एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। एग्जैक्टली जैसे ही पौधे को पानी का तनाव महसूस होता है वो ABA बनाता है। और ये ABA स्टोमेटा को बंद करने का सिग्नल देता है। हाँ, जिससे ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है और पानी बचता है। ये पौधे का सर्वाइवल मोड है। और जिबरेलिक एसिड तो इसका उल्टा काम करता है, वो डोरमेंसी तोड़ता है। सही पकड़ा। GA डोमेंसी ब्रेकर है और ABA डोमेंसी इंड्यूसर। चलिए अब थोड़ा मौसम विज्ञान की बात करते हैं। माइक्रोमीटियोरोलॉजी। जी जब एक गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर होता है, जिसे एडवेक्शन कहते हैं, और इससे ठंडे सिंचित क्षेत्र में इवेपो ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? विकल्प है A ओएसिस इफेक्ट, B क्लोथलाइन इफेक्ट, C ग्रीनहाउस इफेक्ट और D इन्वर्जन इफेक्ट। क्लोथलाइन इफेक्ट? ये नाम तो बड़ा अजीब है। पर जवाब यही है, B क्लोथलाइन इफेक्ट। ऐसा क्यों? इसे ऐसे सोचिए जैसे एक लाइन पर गीले कपड़े सूख रहे हों। हवा जब गर्म सूखी जमीन से होकर नम फसल के ऊपर से गुजरती है तो वो अतिरिक्त गर्मी फसल के किनारों पर इवेपो ट्रांसपिरेशन को बढ़ा देती है। अच्छा, और ओएसिस इफेक्ट क्या है फिर? ओएसिस इफेक्ट में ऊष्मा का ट्रांसफर वर्टिकल होता है, मतलब ऊपर की गर्म हवा से नीचे ठंडी फसल की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्लोथलाइन और वर्टिकल मतलब ओएसिस, ये याद रखने का अच्छा तरीका है। बिल्कुल। अगला सवाल हर्बिसाइड्स पर है। ठीक है। किस विशिष्ट हर्बिसाइड को प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन या PPI हर्बिसाइड के रूप में वर्गीकृत किया गया है? मतलब इसे प्रभावी होने के लिए फसल बोने से पहले मिट्टी में मिलाना जरूरी है। ऑप्शंस A 2,4-D, B एट्राजीन, C फ्लूक्लोरालिन, D आइसोप्रोट्यूरॉन। PPI। सही जवाब है C फ्लूक्लोरालिन। फ्लूक्लोरालिन। इसको मिट्टी में मिलाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बहुत, आप कह सकते हैं, शर्मीला हर्बिसाइड है। ये वॉलेटाइल होता है, मतलब भाप बन के उड़ सकता है। और फोटो लेबाइल भी होता है शायद, मतलब धूप में खराब हो जाता है। बिल्कुल, इसीलिए इसे स्प्रे करने के फौरन बाद मिट्टी में मिलाना पड़ता है ताकि ये सुरक्षित रहे और अपना काम कर सके। समझ गया। अब एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन का सवाल। चलिए देखते हैं। एक किसान को एक रसायन का स्प्रे घोल तैयार करना है। सिफारिश है 500 लीटर पानी में 0.1% कॉन्सेंट्रेशन का उपयोग करने की। तो रासायनिक तरल की कितनी मात्रा आवश्यक है? ऑप्शंस A 50 ml, B 100 ml, C 500 ml या D 1000 ml। ये तो आसान है, बस मैथ्स है। हाँ, पर डेसिमल में गलती हो सकती है। सही बात है। इसका सही जवाब है C 500 ml। जरा कैलकुलेशन समझा दीजिए। जरूर। पहले 500 लीटर को मिलीलीटर में बदलें तो ये हो गया 5 लाख ml। ठीक है। अब 5 लाख का 0.1% निकालना है, तो 0.1 गुणा 5 लाख बराबर 500 ml। जो हुआ 500 ml, या आधा लीटर। बिल्कुल, ट्रैप ये है कि लोग जल्दी में 1% निकाल लेते हैं, जो 5000 ml हो जाता। सही। चलिए अगला सवाल, क्रॉप पॉपुलेशन डेंसिटी पर। जी। उस फसल को पहचानें जिसमें प्रति हेक्टेयर अधिकतम पौधों की आबादी होती है, और खासकर इसके बीटी संस्करण के लिए 10,000 पौधे हेक्टेयर की सिफारिश की जाती है। ऑप्शंस हैं A मक्का, B ज्वार, C बीटी कपास, D अरहर। 10,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर। ये आंकड़ा जुड़ा है C बीटी कपास से। लेकिन सवाल में अधिकतम लिखा है, और मक्के की पॉपुलेशन तो इससे कहीं ज्यादा होती है। बहुत अच्छा पॉइंट। यही इस सवाल का ट्रैप है। यहाँ अधिकतम का मतलब ये नहीं है कि किस फसल की आबादी सबसे ज्यादा होती है। अच्छा। इसका मतलब है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल 10,000 पौधे हेक्टेयर के मानक आंकड़े से जुड़ी है, और वो बीटी कपास है। समझ गया। सवाल की भाषा को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है, अब एक मैच द फॉलोइंग टाइप का सवाल है, न्यूट्रिएंट्स और उनकी भूमिका। चलिए। मैं एलिमेंट्स और उनके रोल पढ़ रहा हूँ। एलिमेंट्स हैं 1 फास्फोरस, 2 पोटेशियम, 3 मैंगनीज और 4 कॉपर। और उनके रोल्स या सिम्टम्स हैं I डिजीज इन ड्राउट रेजिस्टेंस, I एनर्जी ट्रांसफर इन स्टोरेज, 3
gray spots on leaves, 4 dieback of shoots. तो सही मैच क्या होगा? मैं विकल्प ए पढ़ता हूं, 1-I, 2-I, 3-3, 4-4। और यही सही जवाब है ऑप्शन ए। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। फास्फोरस को एनर्जी करेंसी कहते हैं। हाँ, तो 1 का आई से मैच सही है, एनर्जी ट्रांसफर। पोटेशियम को ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं, जो बीमारियों और सूखे से बचाता है। तो 2 का आई से डिजीज एंड ड्राउट रेजिस्टेंस, ये भी सही है। और बाकी दो तो हमने पहले डिस्कस कर लिए, मैंगनीज की कमी से ग्रे स्पॉट्स और कॉपर की कमी से डायबैक। तो ये बिल्कुल सीधा मैच है अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। सही। अब आते हैं खरपतवारों पर, वीड्स। खरपतवारों के वर्गीकरण में कौन सी विशिष्ट श्रेणी किसी दूसरी फसल के किस्म के पौधों को संदर्भित करती है जो एक अलग फसल के खेत में उगते हैं? उदाहरण के लिए गेहूं की HD 2967 खेत में PBW343 किस्म का पौधा उग जाना। ऑप्शंस हैं ए एब्सोल्यूट वीड्स, बी रिलेटिव वीड्स, सी मिमिक्री वीड्स, डी फैकल्टेटिव वीड्स। इसका सही जवाब है बी रिलेटिव वीड्स। रिलेटिव वीड्स, इन्हें रोग वीड्स भी कहते हैं शायद। बिल्कुल। और इन पौधों को खेत से निकालने की प्रक्रिया को रोगिंग कहते हैं। और मिमिक्री वीड्स वो होते हैं जो फसल के पौधे जैसे दिखते हैं, जैसे गेहूं में फलारिस माइनर। एकदम सही, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये इंडिकेटर प्लांट्स के बारे में है। अच्छा सवाल है। एक किसान अपनी मक्के की फसल में व्हाइट बड के लक्षण देखता है। यह एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है। तो भविष्य में इस विशिष्ट पोषक तत्व की कमी की पुष्टि के लिए कौन सी फसल सबसे अच्छा इंडिकेटर प्लांट होगी? विकल्प है ए फूलगोभी, बी सूरजमुखी, सी मक्का, डी आलू। ये 2 स्टेप का सवाल है। हाँ, पहले तो ये पहचानना है कि व्हाइट बड किस न्यूट्रिएंट की कमी से होता है, जो कि जिंक है। बिल्कुल। और फिर ये बताना है कि जिंक की कमी के लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर प्लांट कौन सा है। और वो भी मक्का ही है। एग्जैक्टली। तो सही जवाब है सी मक्का। मक्का जिंक की कमी दिखाता भी है और उसका सबसे अच्छा सूचक भी है। सही। अब एक और मैच द फॉलोइंग है, हाँ। परजीवी खरपतवारों पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। CLOS निमोनिक याद है? हाँ। चलिए देखते हैं। पैरासाइट्स हैं 1 कसकटा, बिल्कुल। 2 लोरांथस, 3 ओरोबेंशे, 4 स्ट्रिगर। और उनका क्लासिफिकेशन है आई सेमी रूट पैरासाइट, इनकम आई टोटल स्टेम पैरासाइट, आई सेमी स्टेम पैरासाइट, आई। टोटल रूट पैरासाइट। ठीक है, तो CLOS के हिसाब से C फॉर कसकटा वो है टोटल स्टेम पैरासाइट, यानी 1 का आई से मैच, L फॉर लोरांथस वो है सेमी स्टेम पैरासाइट, सेकंड का 3 O फॉर ओरोबेंशे टोटल रूट पैरासाइट, 3 का 4 से, और S फॉर स्ट्रिगर सेमी रूट पैरासाइट। मतलब 4 का आई से। तो ये किस ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन बी में, 1-I, 2-3, 3-4, 4-I। और यही सही जवाब है। ये निमोनिक बहुत काम आता है। बिल्कुल। अब आते हैं एग्रो मीटियोरोलॉजी के उपकरणों पर। इंस्ट्रूमेंटेशन। खेत की सेटिंग में इवोपोट्रांसपिरेशन ET की दर को मापने के लिए विशेष रूप से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस है ए पीजोमीटर, बी लाइसीमीटर, सी टेंसियोमीटर, डी पायरानोमीटर। ET को मापने के लिए सही जवाब है बी लाइसीमीटर। लाइसीमीटर। राइट। और बाकी के उपकरण क्या मापते हैं? पीजोमीटर वाटर टेबल की गहराई मापता है। ठीक है। टेंसियोमीटर मिट्टी की नमी का तनाव मतलब सॉइल मॉइस्चर टेंशन मापता है। और पैरानोमीटर? वो कुल आने वाले सोलर रेडिएशन को मापता है। बहुत अच्छे, सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। अगला सवाल इतिहास से है, हर्बिसाइड हिस्ट्री। हर्बिसाइड चयनात्मकता और ट्रांसलोकेशन के संदर्भ में किसे दुनिया में उत्पादित पहला हर्बिसाइड माना जाता है जो 1940 के दशक में बना था? ऑप्शंस ए एट्रोजीन, बी 2,4-D, सी ग्लाइफोसेट, डी पैराक्वेट। पहला हर्बिसाइड, ये तो 2,4-D ही होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है बी 2,4-D। ये 1944 में विकसित हुआ था और एक क्रांति लेकर आया था। क्योंकि ये सिलेक्टिव था, सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारता था। हाँ, और ये एक हार्मोन हर्बिसाइड है जो पौधे के अंदर ट्रांसलोकेट होता है। सही। चलिए सवाल नंबर 16, क्रॉप ग्रोथ एनालिसिस। जी। कौन सा विशिष्ट ग्रोथ पैरामीटर प्रति इकाई भूमि क्षेत्र प्रति इकाई समय में शुष्क वजन में वृद्धि की दर का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब रेट ऑफ ड्राई वेट इंक्रीज पर यूनिट ग्राउंड एरिया पर यूनिट टाइम। ऑप्शंस ए रिलेटिव ग्रोथ रेट RGR, बी नेट एसिमिलेशन रेट NAR, सी क्रॉप ग्रोथ रेट CGR, डी लीफ एरिया इंडेक्स LAI।
इसका सही जवाब है सी, क्रॉप ग्रोथ रेट, CGR। CGR। और NAR से ये कैसे अलग है? दोनों में कंफ्यूजन होता है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, CGR में हम पर यूनिट ग्राउंड एरिया की बात करते हैं, मतलब पूरे खेत की उत्पादकता। और NAR में? नार में हम पर यूनिट लीफ एरिया की बात करते हैं, मतलब पत्तियों की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। अच्छा, तो ग्राउंड एरिया मतलब CGR और लीफ एरिया मतलब नार। बिल्कुल, यही मुख्य अंतर है। अगला सवाल एग्रोनॉमी के नियमों पर है। ओके। लॉ ऑफ मिनिमम, जो बताता है कि पौधे की वृद्धि सबसे कम मात्रा में मौजूद पोषक तत्व द्वारा सीमित होती है, ये किसने प्रस्तावित किया था? विकल्प है A. मिचुरेलिच, B. लीबिग, C. विल्कॉक्स, D. ब्लैकमैन। लॉ ऑफ मिनिमम, लीबिग्स बैरल। एकदम सही जवाब है B. लीबिग, जस्टिस वॉन लीबिग। और ब्लैकमैन का कौन सा लॉ था? ब्लैकमैन ने दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, जो खासकर फोटोसिंथेसिस जैसी प्रक्रियाओं के लिए है। तो लीबिग पोषक तत्वों के लिए और ब्लैकमैन शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है याद रखने का। ठीक है, सवाल नंबर 18, फोटोसिंथेटिक पाथवे पर। एक वैज्ञानिक एक पौधे की प्रजाति की पहचान करता है जो उच्च फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी दिखाती है, जिसमें फोटो रेस्पिरेशन का अभाव होता है और जिसमें क्रैंज एनाटॉमी होती है। यह पौधा किस श्रेणी का है? A. C3 प्लांट, B. C4 प्लांट, C. कैम प्लांट, D. डे न्यूट्रल प्लांट। क्रैंज एनाटॉमी सुनते ही जवाब क्लियर हो जाता है। बिल्कुल, ये C4 पौधों का निश्चित मार्कर है। तो सही जवाब है B. C4 प्लांट। जैसे मक्का, ज्वार, गन्ना। हाँ, इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, जिससे ये बहुत कुशल होते हैं, खासकर गर्म मौसम में। और C3 पौधों में फोटो रेस्पिरेशन होता है, जो एक तरह से एनर्जी की बर्बादी है। एकदम सही। चलिए, सेकंड लास्ट सवाल। डोमेंसी और जर्मिनेशन। पूछिए। बीजों का उपचार करने के लिए विशेष रूप से कौन सा रसायन व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है ताकि डोमेंसी को तोड़ा जा सके और अंकुरन को प्रेरित किया जा सके? ऑप्शंस हैं A. सोडियम क्लोराइड, B. पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, C. कैल्शियम कार्बोनेट, D. अमोनियम सल्फेट। डोमेंसी तोड़ने के लिए सही जवाब है B. पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। थायोयूरिया का भी इस्तेमाल होता है ना, खासकर आलू में? हाँ, होता है। लेकिन सामान्य तौर पर कई तरह के बीजों के लिए पोटेशियम नाइट्रेट एक स्टैंडर्ड केमिकल ट्रीटमेंट है। ठीक है, और अब हमारा आज का आखिरी सवाल। जी, 20वां सवाल। ये पोषक तत्व फास्फोरस P के बारे में है। मिट्टी में इसकी उपलब्धता और व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन गलत, इनकरेक्ट है? ध्यान दीजिएगा, गलत कथन बताना है। ऑप्शन A, यह 6.0 से 7.0 के pH पर पौधों के लिए सबसे अधिक उपलब्ध है। ऑप्शन B, अम्लीय मिट्टी में यह एल्यूमिनियम और आयरन द्वारा फिक्स हो जाता है। और ऑप्शन C, क्षारीय मिट्टी में यह कैल्शियम द्वारा फिक्स हो जाता है। और ऑप्शन D, यह मिट्टी में अत्यधिक गतिशील, हाईली मोबाइल है और आसानी से लीच हो जाता है। इसमें गलत कथन है D, क्योंकि फास्फोरस मिट्टी में स्थिर होता है, गतिशील नहीं दिया जाता है। हाँ, लेकिन पौधे के अंदर ये मोबाइल होता है। एग्जैक्टली। और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है, पौधे में मोबाइल पर मिट्टी में इमोबाइल। ये क्लासिक परीक्षा का ट्रैप है। तो ये थे हमारे आज के 20 सवाल। उम्मीद है इस मॉक टेस्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ, और आपने देखा होगा कि कई सवालों में छोटे छोटे ट्रैप्स थे। बिल्कुल। परीक्षा में सफलता सिर्फ जानकारी पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप इन ट्रैप्स को कैसे पहचानते हैं और उनसे बचते हैं। कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ हमेशा रटने से बेहतर होती है। जिन टॉपिक्स में परेशानी हुई उन्हें दोबारा जरूर पढ़ें और अपनी गलतियों का विश्लेषण करें। ओजी एग्रीकल्चर की तरफ से आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।